what is meant by a system of particles and what is meant by rotational motion. ओके, हम लोग एक टॉपिक पहले कर चुके हैं और वो था सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। सर्कुलर मोशन तब होता है जब एक पॉइंट मास, एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, दैट इज सर्कुलर मोशन। उसमें मोशन करने वाला कौन है? पॉइंट मास। लेकिन अगर उस पॉइंट मास की जगह बहुत सारे मासेस, बहुत सारे पॉइंट्स मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वो अगर एक सर्कल में घूमते हैं देन इट इज ए रोटेशनल मोशन। फिर से सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स शब्द हम यूज कर रहे हैं। व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज a group of many particles which are at a fixed distance. The distance between them is fixed. This does not change. अगर हम एक को मूव करेंगे तो साथ में बाकी सब भी मूव होंगे। जैसे अगर हमने इसको मूव किया, इस पॉइंट को मैंने पकड़ा और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे मूव किया, ये वाला पॉइंट भी इसके साथ चला गया। अगर यहाँ पर इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो जब ये यहाँ जाएगा तब भी ये 4 सेंटीमीटर पे है, यहाँ जाएगा तब भी 4 सेंटीमीटर पर है। इसकी वेलोसिटी, सामने वाले की वेलोसिटी 3 है तो इसकी वेलोसिटी भी 3 है, उसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है ये तो नहीं चलता है, तो हम क्या बोलेंगे? इसके जितने पार्टिकल्स हैं, all these particles combine and make one system of particles, and the particles of this body, all this make another system of particles. क्यों? क्योंकि जब हम इसको चलाते हैं तो ये सारे एक साथ चलते हैं, पर ये साथ में नहीं चलता। तो ये एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और ये दूसरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? मोर देन वन पार्टिकल्स which have a fixed distance between them and whenever they move they have the same velocity. नोट करिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये शब्द किसके लिए यूज करना है उसके लिए हम नोट कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज ए ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स which have a finite distance between them, and when they move every particle has same velocity. That is system of particles. सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, बार बार इतना लंबा वर्ड यूज करने की बजाय हम लोग वर्ड यूज करेंगे बॉडी। क्या यूज करेंगे? बॉडी। और बॉडी में भी हम एक एडजेक्टिव लगा देते हैं, रिजिड बॉडी। ये क्या हुआ? इसका ये मतलब है हमने एक रबर बैंड लिया। एक रबर बैंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल है कि नहीं है? ठीक है, तो हमने क्या किया? ये वाला हिस्सा एक अटकाया यहाँ पे और इस हिस्से को ऐसे खींचा। ये हिस्से में कोई वेलोसिटी नहीं आई और ये हिस्सा ऐसे चला गया आगे। इसमें वेलोसिटी आ गई, इसका जो फिनिट डिस्टेंस था वो बढ़ गया। ये दोनों चीजें हमारी डेफिनेशन का वायलेशन हो गया। Therefore, it is not a system of particles. लेकिन हम जानते हैं ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स तो है। तो ऐसी चीजों के लिए फिर हमने एक और डेफिनेशन बनाई और उस डेफिनेशन का एक पार्ट क्या बना? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होगी कि हर कंडीशन में वो अपने डिफरेंट मेंबर्स के बीच का डिस्टेंस मेंटेन करेगी।
जैसे इसको हमने ऐसे खींचा तो ये पार्ट मेरे हाथ में रह जाए और ये पार्ट ऐसा आगे बढ़ जाए, जैसा कि रबर में होता है। अगर रबर में ऐसा होता है देन रबर इज नॉट ए रिजिड बॉडी। पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 10 सेंटीमीटर है और मैंने ऐसे खींचा, जितना भी जोर लगाता हूं ये 10 सेंटीमीटर 11 नहीं होता, अल्टीमेटली ये ऐसे आ जाएगा। लेकिन ये डिस्टेंस कितना मेंटेन है? 10। So if the distance between two particles is not changing even on application of force, then this body will be known as rigid body. तो ये rigid शब्द लगाने से ये चीज साथ में आ गई। ये इसलिए है क्योंकि हम जो आगे लॉस पढ़ने वाले हैं उस सब में जब भी हम बॉडी शब्द यूज करेंगे हमारा मतलब रिजिड बॉडी से होगा हमेशा, ठीक है, जिसके आपस के डिस्टेंसेस नहीं बदलते, रबर जैसी चीजों से नहीं होगा, उसके लॉस हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी लिखिए, इट इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, it is a system of particles in which the distance between different particles do not change. Distance between different particles do not change. Whatever is the force applied, whatever is the force applied, ये है रिजिड बॉडी, ओके। अब इसके बाद आपने देखा सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। When a particle, a point mass is moving in a circular path, it is a circular motion. When it is a system of particle or a body which is moving around an axis, then it is known as rotational motion. Note करिए rotational motion. When a system of particles is moving in such a way, that all its particles have same angular velocity about a common axis, then this motion is called rotational motion. ठीक है। अच्छा, इसके पैरेलल ये बताइए, अगर सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो उस मोशन को क्या कहते हैं? लीनियर। अच्छा, अगर उसको लीनियर मोशन कहते हैं तो ट्रांसलेशनल मोशन किसको कहते हैं? राइट। अगर एक सिंगल पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो उसका नाम है लीनियर मोशन। और अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के सभी पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, जैसे एक कार जा रही है, all the points are moving in a straight line, that motion of a car is known as translational motion. ठीक है। सिंगल पार्टिकल लीनियर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स will move straight, translational motion. Single point moving in circular motion, the complete body is rotating about an axis, that is rotational motion. चारों शब्द समझ में आ गए? ओके, लीनियर, ट्रांसलेशनल और इधर सर्कुलर एंड रोटेशन। ओके, ये बातें समझ में आने के बाद एक्सिस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक्सिस क्या होती है? देयर इज ए प्लेन ऑफ रोटेशन
all the points or any single point is moving around a center, moving around a center. If there is a system of particles, then this particle is moving around this center, this particle is moving around this center, this particle is moving around this center, सभी सेंटर को मिला दीजिए, that will become a line. That line will be known as axis. ठीक है, ये होती है axis of rotation. नोट करिए axis of rotation. Axis of rotation is locus of centers of the circles made by particles of a system. Particles of a system. ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में है, इसको थोड़ा सा फिर इसको समझने की कोशिश करिए प्रैक्टिकल. ये मैंने इसको ऐसे पकड़ा और ये घुमाया, इसका एक्सिस कहाँ है? इस पॉइंट को देखिए, ये ऐसा एक सर्कल बनाता है, सर्कल में घूम रहा है ये पॉइंट, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा, ऐसा घूम रहा है. ओके, ये वाला पॉइंट ये भी ऐसा घूम रहा है, इसका सर्कल यहाँ कहीं आएगा, ये ऐसे. ये वाला पॉइंट यहाँ घूमता है, इसका सर्कल यहाँ कहीं आएगा. ये सारे सेंटर हमने आपस में मिला दिए. ये तो ये इस लाइन पर आएंगे. ये जो लाइन बनेगी यहां से लेके यहाँ, ये हम क्या देखते हैं, ये ऊपर नीचे के सब पॉइंट चलते हैं, पर इस लाइन का कोई पॉइंट नहीं चलता क्योंकि वो तो सेंटर है. तो इस तरह से ये क्या बनी, एक्सिस. अब अगर मैं ये कहूंगा कि ये एक एक्सिस है ए बी, इस एक्सिस पर इस बॉडी को घुमाइए, तो हम क्या करते हैं, हमको मालूम है एक्सिस के पॉइंट सेंटर पे होते हैं, वो नहीं घूमते. कौन से पॉइंट घूमते हैं, उसके चारों तरफ हुआ है. तो ये पॉइंट नहीं घूमेगा, ये पॉइंट भी नहीं घूमेगा, इसी को हमने पकड़ लिया. ये दो पॉइंट को पकड़ लो और बॉडी को घुमाओ, ये ऐसे दिखता है. ये वाला जो घूमना है इसकी एक्सिस कौन सी है, ये वाली एक्सिस. अब अगर मैं कहूंगा कि इस एक्सिस पर बॉडी को घुमाइए, ये वाली एक्सिस पर बॉडी कैसे घूमेगी, यहां पकड़ेंगे, यहां पकड़ेंगे, और एक्सिस के नॉर्मल प्लेन में बॉडी को घुमा देंगे. तो आपके दिमाग में एक फिगर बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए. Whenever we tell you that axis is so and so, दो चीजें आपको सीखनी है. एक ये कि एक्सिस का नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, और दूसरा अगर नॉमेनक्लेचर किसी ने डिस्क्राइब किया है तो उसका डायग्राम आपको समझ में आता है कि नहीं. रोटेशनल मोशन सीखने के लिए ये बहुत जरूरी चीज है. जैसे मैंने आपको दिया, दिस इज ए प्लेन लैमिनेट एंड दिस लाइन इज AB. Then if AB is the axis, how the body is moving? The answer is body is moving like this. If CD is the axis, then how the body is moving? Then we will move it like this. If this line is the axis, then it will move like this. इसी तरह से हम लोग CD लेके CD को अगर घुमाते हैं
तो उसकी एक्सिस कहां पर होती है? तो आंसर है ये उसकी एक्सिस होती है। एक्सिस की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि ये जितने भी पॉइंट घूमते हैं सर्कुलर मोशन पर, ये एक्सिस इस प्लेन ऑफ रोटेशन पे नॉर्मल होती है। एक और शब्द आ गया, प्लेन ऑफ रोटेशन। प्लेन ऑफ रोटेशन या प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो एक बॉडी यहां पर है, थोड़ी देर बाद यहां पर है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है और फिर यहां पर है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक पेपर बिछा दीजिए। ये जो पेपर आप बिछाएंगे इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ रोटेशन। फिर से सुनिए, ये एक पॉइंट यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, ऐसे। अब हम क्या करेंगे? इस पे पेपर बिछाएंगे। ये क्या बनेगा? प्लेन ऑफ रोटेशन। इस प्लेन ऑफ रोटेशन में इस सर्कल का एक सेंटर है, उस सेंटर पर इस प्लेन पर एक नॉर्मल बनाइए। ये नॉर्मल, दिस इज नेचुरल एक्सिस। ये क्या चीज है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस हमेशा क्या होती है? प्लेन ऑफ रोटेशन पे नॉर्मल होती है। तो ये आपने एक्सिस लिखा है, इसके बाद लिखिए एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रोटेशन। ओके, ये लिखने के बाद में मैं डिस्कस कर रहा था नॉमेनक्लेचर। ये वाली एक्सिस का नॉमेनक्लेचर क्या है? दिस एक्सिस इज, सुनिए, पासिंग थ्रू सेंटर। लोकेशन हमने बताई, क्या बताई? पासिंग थ्रू सेंटर। और इसकी डायरेक्शन बताइए, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। दो चीजें आपको बतानी है, एक्सिस किस पॉइंट से पास होती है और उसकी डायरेक्शन कैसी है। पासिंग थ्रू सेंटर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। यहां आ जाते हैं। ये जो लाइन है ये इस सर्कल के लिए डायमीटर है। अगर इस एक्सिस पर हम इसको ऐसा घुमाते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रोटेटिंग अबाउट विच एक्सिस। एक चीज याद रखिए, जो आपने शब्द यूज करना है एक्सिस के चारों तरफ, उसके लिए शब्द यूज किया जाएगा अबाउट। ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। और उसके बाद आप एक्सिस को इधर डिस्क्राइब करेंगे और यहां पर बॉडी को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे एक रॉड, a rod is rotating about an axis passing through its center. A rod is rotating about an axis passing through its natural axis. A football is rotating about an axis passing through its center. तो ये बीच में हर एक में आएगा about an axis, तो इसको यूज करने की आदत डालिए about an axis। ओके, अब इसको समझने की आदत डालिए। जैसे इसको हम क्या बोलेंगे? दिस डिस्क, दिस इज ए डिस्क CD, दिस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग डायमीटर ऑफ द डिस्क। यहां पर एक्सिस कैसी है? एक्सिस अलोंग डायमीटर। इसको क्या बोलेंगे? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। पासिंग थ्रू सेंटर और डायरेक्शन क्या देंगे? नॉर्मल टू प्लेन। ये अच्छा, अब बताइए, अगर मैंने ये नॉमेनक्लेचर दिया, a disk is rotating about an axis which is tangential to its surface. एक्सिस के लिए क्या शब्द यूज किए हैं? एक्सिस टेंजेंशियल टू
अब इसकी टेंजेंट कहाँ होगी? सबको मालूम है ज्योमेट्री में ये इसकी टेंजेंट है। अब दिमाग में चित्र बनाइए, ये डिस्क कैसे घूम रही होगी? अबाउट दिस एक्सिस, इस एक्सिस के चारों तरफ डिस्क को घूमना है। तो ये डिस्क, अभी मेरे पास डिस्क नहीं है, लेट अस से दिस इज द डिस्क और यहाँ पर एक्सिस है, तो ये ऐसा इस तरह से, जैसा पंखा चलाते हैं हाथ वाला, ये अगर हम इस तरह से चलाएंगे तो ये क्या होगा? दिस यहाँ पर फिक्स है एक्सिस और ये इसके चारों तरफ ऐसा होगा। ये किस पर हो गया? अबाउट टेंजेंट। अच्छा, अब उसके लिए एक और चीज, मान लीजिए ये एक डिस्क है, इस डिस्क में यहां पर हमने एक पेंसिल लगाई और इसको ऐसा घुमा दिया, ऐसा घूम रहा है, इस पेंसिल के ऐसा चारों तरफ, तो ये पेंसिल क्या बन गई? एक्सिस। इस एक्सिस को डिस्क्राइब करिए, पासिंग थ्रू व्हाट? ठीक है, थोड़ा सा आप ट्रेंड हो जाएंगे। इस एक्सिस को आप लिखेंगे द एक्सिस इज पासिंग थ्रू, एक पॉइंट बताइए, आप क्या समझ रहे हैं किस पॉइंट से पास हो रहा है? इट इज ए पॉइंट ऑन सरकमफ्रेंस। ठीक है, सेंटर है कि सरकमफ्रेंस है? सरकमफ्रेंस। द एक्सिस पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस। अब डायरेक्शन बताइए, ये वाली एक डायरेक्शन है और ये वाली एक डायरेक्शन। इस डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया था? टेंजेंट। ये वाली डायरेक्शन, यस, दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस का डिस्क्रिप्शन क्या हुआ? द एक्सिस इज पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। तो जब ये शब्द आप पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में जो फिगर बनेगा, डायग्राम, वो क्या बनेगा? Here is the disc and here is the axis and where is the rotation? This is the rotation. ये वाला रोटेशन, समझ आया? और अगर हमने बोला एक्सिस इज टेंजेंशियल, तो हम ये सोचेंगे, और ये रोटेशन, दोनों अलग अलग रोटेशन है। समझ में आ गया? तो रोटेशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं, तो रोटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा एक्सिस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और एक्सिस के साथ आपको ये समझ आना जरूरी है कि उसका डायग्राम कैसे होगा। एक बार, दो बार, चार बार प्रैक्टिस करिए, आपस में डिस्कस करिए, आप समझ जाएंगे उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द क्या है। और जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप इस चैप्टर में घूम जाओगे, क्लियरिटी नहीं आएगी। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप समझिए कि एक्सिस को कैसे डिस्क्राइब करते हैं और कैसी एक्सिस होने से कैसा रोटेशन हो। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो एक्सिस जैसे जैसे हमारा नॉमेनक्लेचर बीच बीच में आते जाएगा, वी विल टेक अप एग्जांपल, तो उससे आप और भी आपको समझ में आती जाएगी। अभी तक आपको समझ में आ गई है, दिस इज व्हाट एक्सिस, पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, एक्सिस अलोंग डायमीटर, टेंजेंशियल टू द बॉडी, टेंजेंशियल टू द डिस्क। और अगर हमने इसमें ऐसा कर दिया, ये डिस्क है और ये, देन एक्सिस इज पासिंग थ्रू सरकमफ्रेंस एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ सर्कल। अब हम लेते हैं ए प्लेन लैमिना, रेक्टेंगल लैमिना is rotated about an axis which is along diagonal। हाँ, ठीक समझ आया आपको? जो पहले मैंने किया था, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, इसको ऐसा पकड़ा और ये घुमा। ये वाला जो रोटेशन है, जब आप इस रोटेशन को डिस्क्राइब करेंगे, पेपर पे लिखेंगे, तो क्या लिखोगे? ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज अलोंग डायगोनल। और अगर ऐसा लिखा हुआ है शब्दों में, तो आप समझ जाओगे बॉडी कैसे घूम रही है। समझ में आया?
दिस इज नेसेसरी कि जो वर्ड्स लिखे रहते हैं एक्सेस में उससे आप डायग्राम ठीक ठीक बनाओ, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? आगे जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, दूसरी चीजें पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे हमको एक्सिस से डिस्टेंस निकालने होते हैं, और उसके लिए ये जानना जरूरी है कि रोटेशन कैसा हो रहा है, और वो एक्सिस से ही पता चलेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस एंड रोटेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है? मास में हम लोग जानते हैं हर बॉडी का जो कंटेंट होता है, जो उसमें रहता है, दैट इज मास। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मटेरियल। हर मटेरियल में ये प्रॉपर्टी होती है, और इसी मास के कारण दूसरी बॉडी इसको अट्रैक्ट करती है, जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग अलग से स्टडी करेंगे उसके चैप्टर। ओके, तो हर बॉडी के पास मास होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उस मास पर लगता है। अब सेंटर ऑफ मास किसको कहेंगे? सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होती है, एक एड्रेस होता है, एक पॉइंट होता है, जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल में के लिए एक होता है। जैसे अगर कोई कंपनी है तो उसका एक हेडक्वार्टर होता है, एक लोकेशन, और वो एक एड्रेस, भले उसके प्लांट किसी भी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक पॉइंट होता है जिसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके कुछ गुण होते हैं, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। वो पॉइंट उस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, और कोई स्पेशल शेप की बॉडी हो तो बॉडी की बाहर भी हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो? तो सेंटर ऑफ मास की कैरेक्टरिस्टिक हम दो तरह से स्टडी करेंगे। एक ये, सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर वी सपोज दैट ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड, where we suppose that all the mass of body is located at that point. अब ये बोलना, याद करना, रटना बड़ा आसान है, पर थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होता है। किस तरह से मुश्किल होता है? देखिए, ये एक एक एग्जाम्पल जो दिया हमने, ये एक बॉडी हमने ली, इस बॉडी के पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। हर पार्टिकल को अर्थ अपनी तरफ नीचे खींचती है, हर एक पर फोर्स लगता है, और हर पार्टिकल नीचे जाना चाहता है। ये प्रूफ देखिए, ये बॉडी नीचे गया और ये वाला नीचे गया, हर पार्टिकल नीचे जाना चाहता है। ओके, तो इसका टोटल मास 100 ग्राम्स है, इसमें 100 पार्टिकल्स हैं, हर एक के पास एक एक ग्राम है, 1 ग्राम ईच। 100 ग्राम इसका मास है, और इस पर फोर्स कितना लगेगा? m इंटू जी। अब अगर हम इस बॉडी को रोकना चाहते हैं कि नीचे मत जाए, तो हम इस पर एक उल्टा फोर्स लगाते हैं। कितना? 100 ग्राम, 100 ग्राम फोर्स, और वो 100 ग्राम फोर्स इसको ऊपर जाने से, नीचे गिरने से रोकता है। हम अपना फोर्स इस पर लगाते हैं। अब थोड़ा सा और बारीकी में जाइए, हम वो जो 100 ग्राम फोर्स लगा रहे हैं, किस पर लगा रहे हैं? अगर हमने इस पार्टिकल पर फोर्स लगाया 100 ग्राम ऐसा, तो ये पार्टिकल नीचे चला गया। इस पे लगाया तो ये नीचे चला गया, इस पे लगाया तो कुछ नीचे चले गए, कुछ ऊपर चले गए। हम ट्रायल एंड एरर करते रहे, करते करते हमको लास्ट में एक पॉइंट मिला, उस पे हमने 100 ग्राम लगाया, खड़ा हो गया। फिर से सुनिए, पहले हमने क्या किया? हर एक एक ग्राम के नीचे एक एक ग्राम का फोर्स लगाया, ऐसे बॉडी खड़ी है। अब हमने पूरा 100 ग्राम का फोर्स एक पार्टिकल पर लगाया, ऐसे, वैसी की वैसी बॉडी खड़ी है। तो हम क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा मास कहाँ लोकेटेड है? इस पॉइंट पे, क्योंकि हम इधर 100 ग्राम लगाते हैं, बॉडी खड़ी। ठीक है, यहां पर जो पार्टिकल है उसका मास कितना है? तो
तो हमारा आंसर है हमारे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा है 100 ग्राम। तो इसका मास कितना है 100 ग्राम, पर इसका तो 100 ग्राम नहीं है। हम जानते हैं कि इसके कितने मेंबर है इस सिस्टम के 100 मेंबर्स हैं, हर एक के पास कितना मास है, हर एक के पास 1 ग्राम ईच है, और टोटल सिस्टम का मास कितना है 100 ग्राम। पर मैं जब यहाँ उंगली रखता हूं तो मेरी उंगली को ये 100 ग्राम से दबा रहा है, ये एक पार्टिकल 100 ग्राम से, पर इसकी अपनी ताकत कितनी है 1, लेकिन 100 से क्यों दबाता है। तो हमारा आंसर है कि ये एक ऐसा पॉइंट है वेयर वी सपोज दैट द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, तभी तो वो हमारे हाथ को 100 ग्राम से दबा रहा है। सो दिस इज द पॉइंट वेयर the mass of total body is concentrated. So what do we call this point? Center of mass. ये definition समझ आए? Okay. Center of mass को एक दूसरी तरह से explain भी किया जा सकता है। If we apply force on all the particles of the system, ये इसके पास 100 पार्टिकल है, या मान लीजिए छोटी बॉडी है, सिर्फ 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों मेंबर पर हमने ये 5 फोर्सेस लगाए, 1 न्यूटन ईच। ये हर एक पार्टिकल को हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया और इसको ऐसा फोर्स लगाया, ये बॉडी ऐसे चली। ठीक है, दिस इज द टाइप ऑफ मोशन वी हैव क्रिएटेड। हर बॉडी पे 1 न्यूटन लगाया। अब हमने क्या किया, टोटल फोर्स बना लिया 5 न्यूटन कि हम एक ही पॉइंट पर लगाएंगे। यहां से हमने फिर से बॉडी को यहां ले जाना है और ये 5 न्यूटन हमने यहां लगाया, जैसे पहले लगाया वैसे ही लगाया, और ये ऐसे घूम गए, यहां लगाया ऐसे घूम गए, यहां लगाया ऐसे घूम गए। ऐसा ट्रायल करते करते एक पॉइंट हमको मिला, वहां पर हमने वही 5 न्यूटन लगाया, ये बॉडी ऐसे चली गई, इस तरह से चली गई। तो अगर 5 पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया, there is a type of motion we have created. Now we have searched a point so that the total force is applied on this point and the body has same type of motion. Then that point is known as center of mass. तो center of mass की इस तरह से हम 2 definition बनाते हैं। ओके, तो ये दोनों definition नोट करते हैं। What is center of mass? Center of mass of a system.
ओके, ये दोनों चीजें आपने अभी एग्जांपल में देखी। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, दोनों को लिखिए। अब हमारे पास डिफरेंट शेप्स की बॉडीज हैं, जैसे एक रिंग है, डिस्क है, बॉल है, प्लेन लैमिनेट है, एक रॉड है। ये सब डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट सिस्टम्स हैं। इन सब के सेंटर ऑफ मास कहां पर होते हैं? तो इसके लिए हमारा रूल है, if the body is symmetrical then geometric center is the center of mass. If body is symmetrical then सेंटर ऑफ मास। जैसे ये कौन सी शेप है? रिंग। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, बिकॉज दिस इज ज्योमेट्रिकल सेंटर। और यहां से मास सब तरफ बराबर बराबर डिस्टेंस पर है, सो दिस इज सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से अगर एक व्हील है, डिस्क है, तो डिस्क का जो सेंटर पॉइंट है दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। इफ देयर इज ए रॉड, तो रॉड का जो टोटल लेंथ L है और यहाँ L/2 पर ये वाला जो पॉइंट है, दिस विल बी सेंटर ऑफ मास। अगर स्फीयर होगा तो उसके सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास। अगर एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल दिस इज सेंटर ऑफ मास। ओके, if there is a triangle, इसका सेंटर लीजिए और ये लाइन बनाइए सेंटर। इसका सेंटर लेके ये लाइन बनानी है और इसका सेंटर लेके ये लाइन बनानी है। All three lines will be at this center, so this will be known as center of mass. इस सेंटर को आप ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? कौन सा सेंटर होता है ये? सेंट्रॉइड। ओके, सो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल। इसी तरह से अगर एक कोन है, ये उसकी एक्सिस है, 1/3 फ्रॉम द सेंटर or from the bottom and 2/3 from the top. This is center of mass. And which shape it is? Cone. This is triangle. In this way you will have different shapes. आपकी बुक में इसका पूरा चार्ट दिया हुआ है, उसको देखिए। अभी जो नोट्स मैंने दिए हैं इसमें पेज नंबर 2 में भी एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, उस टेबल में भी लिखा हुआ है एंड दोज आर फॉर रेगुलर शेप्स। अब अगर हमारे पास इररेगुलर शेप है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे?
उसके लिए देखिए सेंटर ऑफ मास और इर्रेगुलर शेप्स। If the body is asymmetrical, तो हमारे पास दो मेथड हैं, एक प्रैक्टिकल मेथड और दूसरा कैलकुलेटिव मेथड। प्रैक्टिकल मेथड कैसे होता है? लैब में अगर हमको बोला गया कि ये इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है कहां पर है, और ऐसा कोई भी हमको एक लैमिना दे दिया गया, ये ऐसा, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमारे पास क्या मेथड होता है? जब हम टॉप चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसका रीजन जानेंगे, पर मेथड अभी पढ़ सकते हैं। मेथड ये है कि इसके किसी भी एक पॉइंट से एक स्ट्रिंग लगाकर, एक धागा लगाकर इसको लटका लो। लटकाने से ये एक पर्टिकुलर शेप में लटक जाएगा, ऐसा बन गया है। यहां से हमने लटकाया, जैसे ही ये ऐसे लटक जाएगा नीचे की तरफ ग्रेविटी काम करती है, यहां से जिस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसको लटकाया गया है वहां से हमें लाइन खींच लेंगे, वर्टिकल लाइन। उसके बाद पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बदल देंगे, यहां पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बनाएंगे और फिर से इस बॉडी को लटकाएंगे। अब जब हम इस बॉडी को लटकाते हैं तो ये ऐसे लटक जाती है, यहां से लटकाया, फिर से हमने एक वर्टिकल लाइन खींची, पहले वाली लाइन इस पे ऑलरेडी खींची हुई है, अब ये दूसरी लाइन हमने ऐसे वर्टिकल खींची, दोनों वर्टिकल लाइन जहां पर क्रॉस करती है ये क्या होगा? उसका सेंटर ऑफ मास। कैसी भी शेप हो इस तरीके से आप उसका सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। तरीका समझ में आ रहा है? एक पॉइंट से सस्पेंड करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, अगेन वी सस्पेंड इट फ्रॉम अनदर पॉइंट, ड्रॉप वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, द इंटरसेक्शन ऑफ टू वर्टिकल लाइंस विल गिव द सेंटर ऑफ मास। ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है, किसी भी तरह की शेप हो, हर शेप के लिए ये सच है। ठीक है, अब हम वो मेथड पढ़ते हैं विच इज कैलकुलेटिव मेथड। किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन के लिए हमको एक चीज पहले समझनी है, एक फिजिकल क्वांटिटी विच वी कॉल एज मोमेंट। ये रोटेशनल मोशन में एक क्वांटिटी आती है, वी कॉल इट मोमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रोटेशन हो रहा है, सर्कल में रोटेशन हो रहा है, उसका एक सेंटर ऑफ मास नहीं होगा। उस सेंटर ऑफ मास में एक्सिस है, उस एक्सिस से वहां तक का डिस्टेंस हम लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंट निकलता है। अब ये बोलने से इसको आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, याद करिए तराजू, बैलेंस जो हम यूज करते हैं, उसमें ये एक लीवर होता है। इस लीवर में यहां पर हमने एक मास लगाया, यहां पर एक मास लगाया और यहां पर ये इसका रेस्ट होता है, फलक्रम जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये वाला मास यहां पर m1 है, ये डिस्टेंस r1 है, ये m2 है, ये r2। तो m1 मल्टीप्लाइड बाय r1, मास इनटू डिस्टेंस। अगर ये वाला रॉड घूमेगा, ऐसा घूमेगा, तो इसका सेंटर कहां पर होगा? ये फलक्रम पर इसका सेंटर होगा। ये सबको समझ आ रहा है? ये रॉड अगर ऐसा घूमेगा तो फलक्रम क्या है? सेंटर। सो F इज सेंटर ऑफ रोटेशन। F पॉइंट इज सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन से ये मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? r1। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, m1 मल्टीप्लाइड बाय r1।
ये क्वांटिटी बनी, ये क्वांटिटी क्या कहलाती है? तो आंसर है इस क्वांटिटी को हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास m1। क्या बोला जाएगा? मोमेंट ऑफ मास m1। अच्छा, अगर हमने एक क्वांटिटी बनाई m2 मल्टीप्लाइड बाय r2, व्हाट इज दिस? मोमेंट ऑफ मास m2। अगर हमने एक क्वांटिटी बनाई m1 मल्टीप्लाइड बाय r2, m1 मल्टीप्लाइड बाय r2, तो आंसर है ये कोई क्वांटिटी नहीं होती फिजिक्स। ठीक है, तो मोमेंट कैसे बनता है? मास मल्टीप्लाइड बाय द आर्म, लेंथ ऑफ आर्म, आर्म ऑफ रोटेशन। जैसे हमने साइकिल का हैंडल पकड़ा और उसका एक सेंटर है, इधर हाथ लगाया और ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगाया F और सेंटर से ये वाला डिस्टेंस है R, तो F इंटू R, इसको क्या बोलेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। यहां पे मास लटकाया तो इसका नाम क्या हो गया? मोमेंट ऑफ मास। इस तरह से मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट शब्द लगने से हमने क्या कर देना है? मल्टीप्लाइड बाय r। अगर हम यहां पर F1 लगा दें तो F1 इंटू R1 क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ फोर्स F1। फिर से देखिए, यहां पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका मास है m1, उसकी वेलोसिटी है v1, तो m1 इंटू v1 क्या है? दैट इज मोमेंटम p1। p1 इंटू r1 क्या हो गया? यस, इंटू r1 के लिए हमने क्या शब्द यूज करना है? मोमेंट ऑफ। किसका मोमेंट? हाँ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो ये मोमेंट ऑफ, ये शब्द समझ में आया? कैसे मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है किसी चीज का? उसकी रोटेटिंग आर्म की लेंथ से मल्टीप्लाई करके। मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ दिस, मोमेंट ऑफ दैट, जो भी है, जहां मोमेंट ऑफ आया हमने क्या कर देना है? आर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये होता है मोमेंट। अच्छा, अब मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी नहीं, हम ये कह सकते हैं मोमेंट का साइन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मोमेंट किसी भी चीज को एंटी क्लॉक घुमाएगा तो वो पॉजिटिव है, और क्लॉकवाइज घुमाएगा तो नेगेटिव है। ठीक है, अब यहां पर बताइए m1 r1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? m1 r1 या f1 r1 ऐसे घुमाया, ये सेंटर है, ऐसा घुमाया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा होगा? नेगेटिव। समझ आया? तो इस तरह से मोमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया मोमेंट। मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन होती है, वो अभी हम जब टॉर्क पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। वैसे एक जनरल चीज हमने पढ़ी हुई है, सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उन सब की डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग द एक्सिस। कौन से रूल से? राइट हैंड स्क्रू रूल से। तो ये देखिए, जब ये नीचे आता है ऐसे राइट हैंड स्क्रू रूल से, ये R इंटू एम, तो इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होती है। ये जब नीचे आता है तो ये R इंटू एम, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होती है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ओके, धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्शन की प्रैक्टिस करेंगे। तो एनीवे, अभी हम क्या कर रहे हैं कि मोमेंट शब्द का मतलब क्या है? तो ये मोमेंट आपको समझ में आ गया? ओके, अब m1 m2
दोनों जो मोमेंट क्रिएट करते हैं m1 r1 m2 r2, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। टोटल मोमेंट कितना क्रिएट हुआ? तो टोटल मोमेंट क्रिएट हुआ m1 r1 प्लस माइनस m2 r2, ये आ गया टोटल मोमेंट। एक का साइन प्लस और एक का साइन माइनस। अब हमको मालूम है प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगले स्टेप में हो जाएगा। इस तरह से एक बॉडी पे लगने वाला टोटल मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फिर से सेंटर ऑफ मास और ये मोमेंट, इसका रिलेशन क्या है? इसका रिलेशन देखिए, सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है। हम सेंटर ऑफ मास एक सिस्टम का निकालना चाहते हैं, किस तरह से निकालेंगे? एक सिस्टम में कुछ पार्टिकल्स हैं, एक का मास है m1, एक का मास है m2, एक का मास है m3, और ये तीनों पॉइंट ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस रखते हैं। पॉइंट ऑफ रोटेशन इस सिस्टम का कहीं भी हो सकता है। कहाँ हो सकता है? मान लीजिए यहाँ है पॉइंट ऑफ रोटेशन, इसके चारों तरफ ये सिस्टम घूम रहा है। इसका ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये पोजीशन वेक्टर है r1, ये पोजीशन वेक्टर r2, ये पोजीशन वेक्टर और कहीं है, मान लीजिए यहाँ है, तो ये पोजीशन वेक्टर क्या है? r3। पोजीशन वेक्टर हमको क्या देता है? डिस्टेंस एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? किसका सेंटर ऑफ मास? मास m1, मास m2 और मास m3। ये तीन पार्टिकल का सिस्टम है, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और हर एक का हमने माना ये ओरिजिन है। दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब 1 2 3 ऐसा सिस्टम है हमारा, 1 2 3, m1 m2 m3। हो सकता है ऐसे, जैसे आपने H2O का मॉलिक्यूल देखा है। H2O का मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में आपको मालूम है ऑक्सीजन एक तरफ रहेगा और दोनों H भी उसके एक साइड में होते हैं, सिमेट्रिकल नहीं होता है और उनके बीच में कुछ एंगल बना होता है। व्हाट इज दैट? दैट इज ए सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स। ऐसे CO2 सिमेट्रिकल होता है, इसी तरह से कोई सिमेट्रिकल होते हैं, कोई नॉन सिमेट्रिकल होते हैं। एनीवे, ये 3 पार्टिकल हैं, इसका हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमने अपनी मर्जी से, आर्बिट्रेरी मतलब अपनी मर्जी से, एक सेंटर ऑफ रोटेशन माना। ये हमने मान लिया सेंटर ऑफ रोटेशन O। इससे m1 का डिस्टेंस, m1 का पोजीशन क्या है? r1, m2 की पोजीशन r2 और m3 की पोजीशन r3 है। हमने ये सोचा, इमेजिन किया कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो है। मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पर। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर हम सपोज करते हैं कि पूरे का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। तो यहां पर कितना मास कंसंट्रेटेड होगा? ये m1 प्लस m2 प्लस m3 जो हम इमेजिन करते हैं, सपोज करते हैं, और इसका यहां से डिस्टेंस कितना है? r। अब हमारे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या कहती है? अलग अलग मेंबर मिलाकर जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं वो पूरा फोर्स या पूरा मास अगर सेंटर ऑफ मास हो तो सेम इफेक्ट क्रिएट होगा। ये आपने डेफिनेशन में लिखा है। अगर हम एक मास को यहां रखें, दूसरे मास को यहां रखें, तीसरे मास को यहां रखें और ये निकालें कि ये तीनों अपना कितना कितना मोमेंट क्रिएट करते हैं, ऊपर कितना कितना मोमेंट क्रिएट करते हैं, तो तीनों मास मिलाकर यहां पर हम रखते हैं और ये जो मोमेंट क्रिएट करेगा
वो मोमेंट इन तीनों के मोमेंट के सम के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही तो हमारी डेफिनेशन है कि अगर हम अलग अलग रखकर एक इफेक्ट क्रिएट कराते हैं, उस इफेक्ट का नाम क्या है? मोमेंट। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर ये पूरा मास कंसंट्रेटेड है, और वो भी जब इफेक्ट बनाएगा तो कैसा बनाएगा? सेम इफेक्ट बनाएगा। तो वो भी मोमेंट बनाएगा तो कैसा बनाएगा? सेम बनाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों ने जो मोमेंट बनाया उसका सम कितना होगा? तो आंसर है इनका सम होगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r2। ये क्या हो गया? तीनों का सम। अब ये तीनों का सम अलग अलग मास में बनाया। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास कंसंट्रेट कर दें तो मोमेंट कितना बनेगा? तो हमारा आंसर है मोमेंट बनेगा m1 प्लस m2 प्लस m3। ये पूरा उस बंच का मास हो गया, और उसका डिस्टेंस यहां से कितना है? r। दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय r। ये मोमेंट क्रिएट हुआ, और ये मोमेंट कैसे होने चाहिए? इक्वल, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की यही डेफिनेशन कि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे रखिए तो वही इफेक्ट देगा जो कि अलग अलग मास अपनी अपनी जगह पर दे रहे हैं। ये हमने सारे अपने जितने एग्जांपल्स है सब में किया, इसलिए ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये अब हम इसमें ये r को हम नहीं पहचानते, r कहां पर है, और इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये वेक्टर r ऐसा बना, दिस इज इक्वल टू, और हमारा फॉर्मूला क्या बना? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 टू बी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हमारा फंडामेंटल फॉर्मूला बन गया किसका? डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर ऑफ r। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और याद रख लीजिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ r। और ये हमने कौन से इफेक्ट से लिया है? मोमेंट के इफेक्ट से। अलग अलग मासेस m1 m2 m3 अलग अलग जो मोमेंट बनाएंगे, वो मोमेंट अकेला कौन बना देगा? पूरा मास अगर कहां रखा हो? सेंटर ऑफ मास। इसलिए ये r का फॉर्मूला बना। ठीक है, अब नोट हो गया सबका? अरे अब जल्दी करिए।